आज के समय में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बाद अगर जिस संस्था का सबसे अधिक अप्रोच है मतलब पहुंच है राष्ट्रीय धरोहर में वो एकल है। एकल तो खुली किताब है, लोगों के अनुरूप हमको काम करना है, मेरे अनुरूप वो ना करे, लोगों के अनुरूप हमको काम करना है। यही अप्रोच उनको सबसे बड़ी संस्था के रूप में आज स्थापित पूरे देश के अंदर किया है। उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हम लोग जंगलों में रहने वाले, गारू का जंगल है, पलामू का जंगल, वहीं से ये विषय आया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप क्या करना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो लिखना तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, उनके लिए कुछ सोचो। तब एक गांव में एक शिक्षक और एक विद्यालय, अन्य विद्यालय भी है, उसके बाद में भी एक विद्यालय हमारा, जिसमें उनके अपने संस्कारों को मजबूत किया जाए। घर वापसी का जो शब्द है, एक शब्द चल निकला है जो अपने मूल आस्था, विश्वास, संस्कार, संस्कृति, समझ, जीवन यापन का तौर तरीका को बदलता है। प्रकृति ही उनका धर्म है। प्रकृति या सृष्टि का जो रिदम है, इस रिदम में उनको जो अनुभव होता है, वहीं वो हर चीज़ में वो ईश्वर का अंश देखता है। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। ये है हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने उन लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं अपने योगदान से। तो इसी कड़ी में आज बात होगी आदिवासी समाज के बारे में, क्योंकि आदिवासी या कह लीजिए कि एकल में उन लोगों को वनवासी कहा जाता है। जल, जंगल और ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, एक रक्षक के तौर पर होते हैं, प्रकृति प्रेमी के तौर पर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो आदिवासी हैं उनके पास उतना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है, और धर्मांतरण को लेकर भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है वो एक आसान टारगेट होता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उनकी समस्याओं को लेकर और कैसे एकल वनवासी समाज के बीच अपनी जगह बना रहा है, उनका उत्थान कर रहा है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आज हमारे खास मेहमान दो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले झारखंड से आते हैं, गुमला से, जो कि बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब उसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं और निवर्तमान विधायक भी हैं। नाम उनका है शिवशंकर उरांव जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जोहार। नमस्कार, जोहार। और उनके साथ जो हैं वो एकल से ही जुड़े हुए हैं, एकल के प्रतिनिधि के तौर पर, और झारखंड बिहार में काफ़ी बड़ा योगदान उन्होंने किया है एकल को पहुंचाने में, विस्तार के लिए। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है राकेश तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका सर। जोहार आपका। तो सबसे पहले शिवशंकर जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि जो आदिवासी समाज है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मूल निवासी भी है भारत का, उनका आखिर उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है देश में? क्या वजह है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो योजनाएं आती हैं वो भी उनको ही लाभान्वित करने के लिए बनती हैं। तो क्या कारण है कि उनका उत्थान नहीं हो पा रहा, उनका विकास वो मुख्य धारा में उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं? ये आपने कहा कि वनवासी समाज, अक्सर वनवासी वनों में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोगों को वनवासी समाज के रूप में जाना जाता है। और इस वनवासी समाज में सिर्फ आदिवासी नहीं रहते, अन्य समुदाय के लोग भी वनों में रहते हैं, सब मिल करके सबको वनवासी समाज। परंतु जब वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं तो लोगों के जहन में या मन में यही होता है कि ये आदिवासी लोग ही सिर्फ वनवासी समाज हैं। और आपने इस बात को भी सुना होगा कि वनवासी शब्द को लेकर के आदिवासी समाज के कुछ लोग किसी के बहकावे में इस शब्द का भी विरोध करते हैं। ये स्वयं नहीं करते, परंतु इनको विरोध करवाया जाता है, ये कहते हुए कि वनों में रहने वाले ये आदिवासी जानवर तो नहीं हैं, ये मानव हैं, इसलिए इनको मानव कहना चाहिए। वन के वासी तो जंगल के जानवर भी होते हैं, ऐसा तर्क देने लगते हैं। परंतु ये किसी के द्वारा भ्रमित लोग हैं, वही लोग इन सब बातों को करते हैं। वास्तव में वनों में रहने वाले सभी वनवासी ही हैं, और उसको अगर हम लोग और परिष्कृत रूप से कहें तो वो वहाँ के जनजाति हैं। और जनजाति कहने से हम लोग इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश पर जिन समुदायों को
सूचीबद्ध किया गया है उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जो अनुसूची में हैं। और जो बच गए हैं, जो जिनका उस अनुसूची में आना चाहिए, तो वो बच गए हैं, वो जनजाति कहलाते हैं। तो ये संवैधानिक विषय है। आपने जो विषय पूछा और एक बात आपने कहा कि जल जंगल ज़मीन का विषय है, और इसके साथ इस समुदाय का आदिवासी शब्द उपयोग करूँगा, जनजाति शब्द उपयोग करूँगा मैं। आदिवासी जनजाति जो भी हैं वो वनों में रहने के कारण उनके साथ जो अपना स्वाभाविक रिश्ता जुड़ता है, और इसमें जल जंगल ज़मीन हम लोग कहते हैं। तो ये जल जंगल, ये सारी वनस्पति, सारी सृष्टि ज़मीन पर आधारित है। ज़मीन में जल है, ज़मीन में वन है, माइंस, मिनरल्स, खनिज पदार्थ सारे उस ज़मीन पर ही। इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि जनजातियों का इनके साथ जो जुड़ाव है, संवेदनशीलता के साथ जुड़ाव है, इनके साथ जो प्रेम है, प्रेम नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से आत्मीय लगाव है। क्योंकि उनका ये जंगल के सारे पदार्थ या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे सारी जो चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उन पर इनका जीवन निर्भर है। इसलिए उनके साथ विशेष लगाव है। लोग ज़मीन को या जंगल को एक व्यावसायिक वस्तु समझते हैं, परंतु जनजाति समाज की समझ ये है कि ये मेरे ज़रूरत की चीज़ को ईश्वर द्वारा दिया गया है, हमें उतना ही इसका उपभोग करना है जितनी मेरी ज़रूरत है। संग्रह के हिसाब से या इसको व्यावसायिक हिसाब से कभी भी नहीं सोचते। मतलब बहुत ही संवेदनशील इनके साथ जुड़ाव है। इसलिए हम जब बात करते हैं, लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और उस पर जब भी कुछ होता है तो वो आक्रामक हो जाता है। उनकी संवेदना के कारण वो एक तरह से कहेंगे उद्वेलित हो जाता है जब उन पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है। तो ये उनके स्वभाव के साथ है। माँ के साथ या माँ के साथ अगर कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कुछ भी करने के लिए आदिवासी समाज, जनजाति समाज खड़ा रहता, तैयार रहता है। और इसीलिए अभी तक जल जंगल ज़मीन की ही सिर्फ बात की गई, लेकिन हम लोग उससे आगे समझने की आवश्यकता है। माटी है तो उसका रोटी, और रोटी के अभाव में जब यह जनजाति समाज की हमारी बहनें, माताएँ या घर की इज्जत आबरू बाहर रोटी की तलाश में निकलते हैं, तो उसके साथ जो दुर्घटना होती है, जब दुर्घटना होती है तो एक जनजाति समाज के संपूर्ण अस्तित्व पर संकट आ जाता है। मतलब माटी, रोटी और बेटी, ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को लेकर के ना तो आज तक कोई राजनीतिक दल और ना कोई सामाजिक संगठन इन 3 चीज़ों का कंसिक्वेंस को या जुड़ाव को, और इसको जुड़ाव करके जनजाति समाज को कभी नहीं देखा। और ये 3 चीज़ के बारे में नहीं बात करने के कारण जनजाति समाज बाहरी लोगों कहने जो उनके बीच काम करने आते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि ये हमारी बात करने के लिए आए, वो अपने एजेंडा के साथ आए, ऐसा ये भाव लोगों में पैदा होता है। जिस दिन माटी, रोटी और बेटी, ये 3 चीज़ों को जोड़कर उसके सुरक्षा संरक्षण की बात को लेकर के उनके बीच में जाएंगे, तो मेरा ये मानना है, और मैं कहूँगा मेरा रिसर्च है, कि जो भी इस बात को करेगा उसको गले लगा लेंगे, उसको अपना समझेंगे। क्योंकि उस दर्द को, इसके दर्द को आज तक किसी ने नहीं समझा है, ना राजनीतिक दलों ने समझा है और न सामाजिक संस्थानों ने समझा है। सभी अपने अपने तरीके से उनको बताने जाता है कि आपको इसको बचाना है, आपका ये जा रहा है, आपका वो जा रहा है, लेकिन इनको जोड़ करके कोई भी व्यक्ति उनको एड्रेस नहीं करता है और उसको बचाने की बात नहीं करता है। ये तीनों बचेंगे तो जनजाति समाज का अस्तित्व बचेगा। तो ये एक बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए माटी, रोटी और बेटी, इस पर हर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए। जो जनजाति समाज या वनों में रहने वाले वनवासी समाज
या जिसको आज हम आदिवासी समाज कहते हैं, तब आदिवासी समाज कहेगा कि हाँ, ये मेरे बारे में चिंता करता है। बिल्कुल सर, आपने माटी, बेटी और रोटी की बात की। एक प्रश्न और मैं पूछूंगा, फिर मैं जो न्यूज़ रूम में और साथी हैं उनकी तरफ मैं लेके जाऊंगा। जैसे आप जब ये बात बताए थे तो एक पूरा दिमाग में ख्याल आ रहा था कि उनको कोई और अपनी व्याख्या कर देता है, कोई और अपने अपने थॉट्स लेकर जाते हैं और उनके सामने इंटरप्रेट कर देते हैं। क्या यही कारण है कि इस समाज के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है? और फिर मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना भी कि आप वनवासियों का जो जा चुके हैं उनकी घर वापसी भी कराते हैं। तो क्या इसी कारण से, क्योंकि ये लोग आप कह सकते हैं कि इनोसेंट बहुत होते हैं, इस कारण से इनका धर्मांतरण होता है, आसानी से शिकार बनते हैं? इसको कैसे आप देखते हैं? तब घर वापसी का जो शब्द है, एक शब्द चल निकला है जो अपने मूल आस्था, विश्वास, संस्कार, संस्कृति, समझ, जीवन यापन का तौर तरीका को बदलता है और किसी अन्य पंथ, धर्म या संस्कार, संस्कृति से आकर्षित होता है या उसको वो मानने लगता है। उसको हम लोग कहते हैं मत का अंतरण। एक के सनातन मत है, आदि मत है, जनजाति, प्रकृति ही उनका धर्म है। प्रकृति या सृष्टि का जो रिदम है, इस रिदम में उनको जो अनुभव होता है, वहीं वो हर चीज़ में वो ईश्वर का अंश देखता है। ये ईसाई मत, मूल रूप से ईसाई मत या किसी अन्य मत को हम नहीं कहूँगा, हमारे इलाके में, हमारे झारखंड में ईसाई या देश में ही ईसाई मत जो आया, हम लोग उसको धर्म जरूर कह ले रहे हैं, इसलिए कि उसके पास बाइबल है, उसके पास ग्रंथ है। ये डिफिनेशन का विषय है कि कौन धर्म होगा और कौन धर्म नहीं होगा। इसको डिफाइन करने वाले वो अनजान लोग थे जो धर्म को वास्तव में समझते नहीं हैं, मेरा ये मानना है। और उन्होंने एक परिभाषा बना दिया कि जिसके पास एक अलग तरह का पूजा पाठ की व्यवस्था हो, संस्कार संस्कृति का तौर तरीका हो और उनके पास एक ग्रंथ हो, धर्म का ग्रंथ हो, गाइडलाइन जिसको लोगों ने तैयार किया। जनजाति समुदाय के पास लिखित कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुभव किसी भी उस ग्रंथधारी समुदाय या पंथ है, उससे कहीं अधिक प्रकृति की जानकारी है और इस सृष्टि के नियमों की जानकारी है और सृष्टि के नियम के अनुरूप ईश्वर को भी अनुभव करता है और निश्चित तौर पर सृष्टि को सृजित करने वाले व्यक्ति को आदिवासी समाज मानता है, जनजाति समाज मानता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता है। उनकी एक अलग समझ है जो पूर्वजों ने उनको बताया है, जो अनुभव करते आए उनको बताया, उसी को वो अपने जीवन में उतारते जाते हैं और जीवन जीते जाते हैं। परंतु हाल के समय में जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन आया तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी राजा अपने साथ एक धर्म भी चलाता है अपने तरीके से, सब चीज़ को अपने कब्जे में करने के लिए। तो उसी तरह से जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी अपने साथ ईसाई मिशनरियों को बुलाया, पादरियों को बुलाया और उनको कहा कि इनको ईसाई धर्म में लोगों को अपने साथ में लो और यूरोपीय जो पद्धति जीवन का है, ईसाइयत का है, उसको इनको सिखाओ। और आज भी ईसाई मिशनरियाँ जो भी फंड्स कलेक्ट करते हैं भारत के लिए, हमारे मित्रों से जानकारी मिली है कि जो भी फंड कलेक्ट बाहर से करते हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो धर्म को नहीं जानते, इन लोगों को हमको धर्म के बारे में बताने के लिए पैसा दो। ईसाई बनाने के लिए नहीं, उनको एहसास कराने के लिए कि वो जानते हैं। लेकिन ये यहाँ काम उल्टा हो रहा है, पैसा ले रहे हैं और उनको अपनी बात को बता रहे हैं और उनकी जो शाश्वत बातें हैं, जो आदि सनातन की बातें हैं, उससे उनको विमुक्त कर रहे हैं। यही है मतांतरण। और जो घर वापसी जो आपने कहा कि घर वापसी, उसी को हम लोगों ने एक शब्द लाया कि नहीं, जो बाहर गया उसको वापस ले आए। वास्तव में गया ही नहीं है, जीता वैसा ही है। एक नया चीज़ होता है, कोई चर्च चला जाता है और चर्च वालों ने या ईसाइयत या ईसाई के जो उनके अपने कानून है, कैनन लॉ और बहुत सा चीज़ है उनके पास ईसाइयों के लिए, उनके बारे में बताता है, बोलता है कि इसी के अनुसार आपको चलना है। परंतु उनके पास ईश्वर को जानने का, एहसास करने का, प्रकृति को पहचानने का, सृष्टि को पहचानने का और सृष्टि के ये रिदम को, जिसको हम कहते हैं, रिदम टूटेगा
तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। सूर्य का, हवा का, पानी का, पृथ्वी का, प्राकृतिक वनस्पति का जो रिदम है वो जब टूटने लगता है तो ही हम लोग को अब देखते हैं अभी प्राकृतिक आपदा आ गई और रिदम टूटता है। जहाँ टूटता है वहाँ वो आपदा आएगी। और इसमें सिर्फ हम कहेंगे कि इस तथाकथित हम विकास जो कर रहे हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। विकास को हम लोग अपने तरीके से देखते हैं। विकास तो देखना चाहिए कि पृथ्वी भी बचे, पृथ्वी की सृष्टि भी बचे, मानव भी बचे और हम भी आगे बढ़ें। मतलब समन्वित ये होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। अभी आपने जितनी चीज़ें बताई, जितनी कठिनाई होती, उन्हीं कठिनाइयों को देख के एकल अभियान शुरू हुआ। झारखंड के एक छोटे से गांव से ही हुआ। झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और आज इस 35 वर्षों में जो एक विचार था, छोटा सा विचार था, श्याम जी गुप्त का था, देवरस जी का था, तो आज वो एक क्रांति बन चुकी है। और ये क्रांति इतना बेहतर काम करी कि देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो एकल ने कर दिखाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि वहाँ रहे हो, आपने सरकार के काम को भी देखा है, एकल के काम को भी देखा है। क्योंकि अगर आप सदन में थे तो देखिए सरकार नीति निर्धारण करती है, उसको लोगों तक ले जाना चाहता है। एकल के साथ भी रहें कि एकल कैसे काम करता है, कैसे लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है पहले मुफ्त की चीज़ें अगर कुछ भी है, शिक्षा के साथ साथ लोगों को समझाना कि भाई हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं। तो ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का वाक्य है कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पाई वहाँ एकल पहुँच गया, इसको आप कैसे देखते हैं और एकल की कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर एकल शिक्षा को लेकर के, आधुनिक शिक्षा को लेकर के, कि कम से कम लोगों को दुनिया के बारे में भी जानकारी हो। इतना सारा सरकार आज़ादी के बाद से ही आदिवासी पंचवर्षीय योजना, आदिवासी उपयोजना, अलग अलग प्रावधान करके बहुत सारे पैसे खर्च किए, परंतु उनका पहुँच आम लोगों तक, आम जनजातियों तक हुआ नहीं। एकल की कहानी आप सबको बताया गया होगा कि किस तरह से एकल का प्रारंभ हुआ। और पलामू के गांव में हमारे जो एकल के उस समय बनवासी कल्याण आश्रम में हमारे श्याम जी रहते थे, तो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, तो उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग जंगलों में रहने वाले। गारू का जंगल है, पलामू का जंगल, वहीं से ये विषय आया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप क्या करना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो लिखना तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, उनके लिए कुछ सोचो। तो नहीं तो वहाँ विद्यालय, तो वहाँ तो जा नहीं सकते, तो नहीं जा सकते तो भाई हमारे पास हम तो भेज नहीं सकते। वहाँ नदी है, नाला है, कैसे जाएगा, कैसे आज छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। उस समय तो ये आंगनबाड़ी वाला कुछ था ही नहीं ना, नहीं था उस समय। तो उस समय उनके मन में आया, हमारे एकल के संस्थापकों के मन में, कि नहीं ये बहुत बड़ा कार्य है, विद्यालय को गाँव कहीं रखिए अगर ये कह रहा है तो हम लोगों को सोचना चाहिए। तब एक गांव में एक शिक्षक और एक विद्यालय, अन्य विद्यालय भी है, उसके बाद में भी एक विद्यालय हमारा, जिसमें से उनके अपने संस्कारों को मजबूत किया जाए, संस्कारित शिक्षा दी जाए, जिससे कि उनका स्वाभिमान जो है या आत्मबल वो मजबूत हो, और अपना जो मूल आस्था विश्वास पूर्वजों का दिया धरोहर है उनके साथ, इतना बड़ा धरोहर और इतना बड़ा मतलब बेहतरीन फिलॉसफी है, समझ और फिलॉसफी, धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, रीति रिवाज परंपरा के बारे में, वो कैसे बचे, उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि हमारा प्रत्येक गांव में एक विद्यालय हो, और वो विद्यालय एक शिक्षक उसको संस्कार देता रहे, बताता रहे, और वो लिखने पढ़ने का ज्ञान भी देता रहे। ये प्रारंभ इस तरह से हमारा एकल का हुआ है, और इसलिए हमारा तो विगत 35 वर्षों में हम 1 लाख की संख्या पार कर गए हैं। तो आप इस एकल की जो यात्रा है, एकल ने जो काम किए हैं, एकल की जो सफलता है, उसको कैसे देखते हैं? सांगठनिक रूप से हम ये बात अभी जानते हैं और मानते भी हैं कि इतने कम समय में बहुत सारे संगठन हैं, हमारे संघ के भी कई संगठन काम कर रहे हैं, और हमारे श्याम जी ने प्रारंभ किया एकल, और उसके साथ ही शिव शंकर तिवारी, मैं याद नहीं कर रहा था, शिव शंकर तिवारी भी उनके साथ ही रहे। और विश्व हिंदू परिषद ने इसको कहा कि नहीं,
प्रोजेक्ट को आप करो, और ये चल रहा है। बनवासी कल्याण आश्रम भी कर रही है, पूरे देश में कर रही है। परंतु आज के समय में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बाद अगर जिस संस्था का सबसे अधिक अप्रोच है, मतलब पहुंच है राष्ट्रीय धरोहर में, वो एकल है। मतलब दूसरा विश्व का सबसे बड़ी संस्था के रूप में हमारे एकल इन 35 वर्षों में अपने आप को खड़ा किया है। जबकि यहाँ कई संगठन हैं और बहुत पहले से, आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। हो सकता है कि अप्रोच में ही थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो। तो एकल तो खुली किताब है, लोगों के अनुरूप हमको काम करना है। मेरे अनुरूप वो ना करे, लोगों के अनुरूप हमको काम करना है। यही अप्रोच उनको सबसे बड़ी संस्था के रूप में आज स्थापित पूरे देश के अंदर किया है, पूरे विश्व के अंदर किया है। ये मेरा मानना है, ये मेरी समझ है। एक चीज़ सर, जब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना एक्सेप्टेंस, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मैं ही अगर गया उनको बताने, तो एकल कैसे बताया लोगों को कि हम आपके लिए आए हैं। ये जो हम क्योंकि अगर प्रायः कोई छोटा सा स्कूल खोल दे, क्योंकि जैसे जैसे 90 के दशक तक आया तो लोग अब धीरे धीरे जानने लगे थे वनवासी, धीरे धीरे क्योंकि संचार के माध्यम धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, लोगों तक पहुंचने लगे थे। तो लोगों के मन में ये कैसे बिठाया गया कि भाई हम आपकी सभ्यता बचाने आए हैं, आपकी शिक्षा के लिए आए हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए आए हैं, और लोगों ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि देखिए, बाहर के लोगों को एकल ने नहीं भेजा, वहीं के लोगों को तैयार किया। ये बड़ी बात है। यहाँ हम ट्रेनिंग दे करके बाहर के लोगों को, उदाहरण के लिए शिव शंकर उरांव मैं हूँ, मेरे को उत्तराखंड भेज देगा, मैं क्या कर लूँगा? उत्तराखंड को मैं नहीं जानता हूँ, उत्तराखंड के लोग मेरे को नहीं जानते, इतने जानते हैं कि एकल का है, परंतु मेरे कहे को मैं उनके लिए तो बाहरी हूँ ना। लेकिन वहीं का व्यक्ति अगर बात करने लगेगा तो उनकी भाषा में, उनकी भावना के अनुरूप बात कर सकता है और समझा सकता है, और उसकी बात समझेंगे लोग। जहाँ गड़बड़ी हमारे संगठनों की हो रही है, वो बाहर से लोगों को भेजते हैं और वो बताने लगते हैं कि ये इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो उनको लगता है कि ये आदमी मेरा आदमी नहीं है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने बात की आदिवासियों की, जनजातीय समूहों की पहचान, निशान, संविधान के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से उनके जीवन में समस्याएं हैं और साथ ही किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से वो पहले से ही अपना जीवन जीते आ रहे हैं। लेकिन हम जो शहरों में रहते हैं, तथाकथित मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हमें भी अपनी जड़ों की तरफ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए एकल भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।